अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दिन भर में खुश आमदेद। मैं हूँ आपकी मेज़बान माहम साहिब और मैं हूँ इमरान सनाउल्लाह। प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान पंजाब में पावर शेयरिंग फार्मूले की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान पंजाब में पावर शेयरिंग पर ब्रेक थ्रू का इम्कान पैदा हो गया है। नून लीग और पीपल्स पार्टी की कोऑर्डिनेशन कमेटियों का इजलास आज गवर्नर हाउस लाहौर में होगा। इजलास में पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर, राजा परवेज अशरफ मखदूम, सैयद अहमद महमूद, नदीम अफजल चंद, सैयद हसन मुर्तज़ा, पार्लिमानी लीडर सैयद अली हैदर गिलानी ने की, जबकि नून लीग की तरफ से इसहाक डार, आजम नज़ीर तारड़, राना सनाउल्लाह, स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान और मरियम औरंगजेब इसमें शरीक हुए। जी बिल्कुल, और इसी मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे इमरान भट्टी। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, इससे पहले भी पीपल्स पार्टी के कई इजलास हुए जो बेसूद गए, अभी क्या मुशावरत होने जारी है, क्या हम फैसले मुतवक्के हैं और दोनों पार्टीज के एक दूसरे से क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? जी बिल्कुल, पंजाब में पावर शेयरिंग के मामले पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की अहम बैठक थी जो वो गवर्नर हाउस में हुई है, और इसमें मुस्लिम लीग नून की जानिब से नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान, आज़म नज़ीर तारड़ और मरियम औरंगजेब जो कि सीनियर सूबाई वज़ीर पंजाब हैं वो भी शरीक थी। राना सनाउल्लाह भी मुस्लिम नून की नुमाइंदगी करते हुए इस अहम बैठक में शरीक हुए, जबकि दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी की तरफ से गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान और साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज अशरफ, साबिक गवर्नर मखदूम अहमद महमूद, पार्लिमानी लीडर अली हैदर गिलानी, हसन मुर्तज़ा, नदीम अफजल चंद वो इस इजलास में शरीक हुए। इसमें ख़ास तौर पर पंजाब में इंतज़ामी अमूर को लेकर पीपल्स पार्टी के काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात थे कि पंजाब में इंतज़ामी अमूर के ऊपर उनको जो है वो लूप में नहीं लिया जाता। इसी बिना के ऊपर जो ये आज की 7वीं बड़ी बैठक थी पीपल्स पार्टी की जो 10 माह में जो हुई है, इसमें आज आईजी पंजाब को भी मदऊ किया गया था। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जो हैं वो भी इस इजलास में शरीक हुए। इसके साथ साथ महकमा PNW के जो चीफ सेक्रेटरी हैं वो भी इस इजलास में शरीक हुए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मुकामी सतह पर जो इंतजामी अमूर है उसके ऊपर काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात थे और उनके मसाइल जो थे उनके हल के ऊपर मुशावरत की गई है, और इसके साथ साथ जो तरक्याती फंड्स हैं, तरक्याती मनसूबे हैं, उसमें हिस्सा ना मिलने के ऊपर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की काफ़ी रिजर्वेशन थी, और वो बारहा अपनी आला क़यादत के सामने इन तहफ़्फ़ुज़ात को उठाया गया था कि पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम नून जो पंजाब हुकूमत है वो उनको इस तरह सपोर्ट नहीं करती जिस तरह एक एग्रीमेंट जो तय हुआ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान, और ये कहा जाता था पीपल्स पार्टी की जानिब से कि उस एग्रीमेंट के ऊपर मुकम्मल अमल दरामद नहीं किया गया। चंद नुकात जो हैं वो पंजाब के हवाले से रहते हैं, इसको पूरा किया जाए। तो इसी सिलसिले में आज अहम बैठक थी जो वो हुई है, और अब ये बैठक जो है खत्म हुई। उसके बाद जो है पीपल्स पार्टी की क़यादत इस वक्त गवर्नर हाउस में मौजूद है। जबकि अच्छा इमरान, ये बताइएगा जैसे कि जब हुकूमत बनी थी तो उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बड़ा एक ख़ास तौर पर कंट्रीब्यूशन था इस हुकूमत को बनाने में, तो उस वक्त जितने आईनी ओहदे थे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने रख लिए थे। पंजाब में पावर शेयरिंग फार्मूले के हवाले से पहले तो बात हो रही थी, लेकिन अब किन ग्राउंड्स पर बात हो रही है, कौन कौन सी वजारतें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है जो कि उन्हें मिले? जी देखें, जब पंजाब में पावर शेयरिंग का मामला आता है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से उस मुआहदे के तहत ये एक मुतालबा रखा गया था कि पीपल्स पार्टी जिन अजला में या जिन हलकों में तकरीबन 12 से 14 हज़ार वोट हासिल किए हैं वहाँ पर जो इंतज़ामी अमूर हैं वो पीपल्स पार्टी के हवाले किए जाएंगे, यानी कि उनके इंतज़ामी मामलात में उनको सपोर्ट किया जाएगा। इसी तरह जब वजारतों का मामला था, वजारतों में भी तय पाया था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वजारतों में, पहले तो ये कहा जाता है कि पीपल्स पार्टी वजारतों में शामिल नहीं होना चाहती था। हम बाद में जब पीपल्स पार्टी की मुशावरत हुई तो ये फैसला किया गया था कि पंजाब में जो है वो वजारतें ली जाएंगी, और इस सिलसिले में अपने तहफ़्फ़ुज़ात भी रखे गए मरियम नवाज़ के सामने, कबीना के सामने। तमाम क्योंकि मुस्लिम नून की जानिब से ये मौक़िफ़ आया कि अभी तक वजारतों का जो दूसरा फेज़ है, दूसरा मरहला है, वो शुरू नहीं हुआ। जब वो दूसरा मरहला शुरू होगा तो तब जो है पीपल्स पार्टी को उसमें अकोमोडेट किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो हाउसिंग की मिनिस्ट्री में दिलचस्पी रखती थी कि अली हैदर गिलानी को जो है वो हाउसिंग की मिनिस्ट्री दी जाए। तमाम पीपल्स पार्टी की तरफ से यह इस चीज़ का दावा किया जाता है, अगर तस्दीक की जाती है सूबाई कबीना में दूसरे मरहले में तो पीपल्स पार्टी उस कबीना का हिस्सा बनेगी। इसके अलावा तरक्याती फंड्स के बारे में पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात थे कि जो तरक्याती फंड्स होंगे उन हलकों में जहाँ पे पीपल्स पार्टी तरक्याती फंड्स के हवाले से भी तहफ़्फ़ुज़ात थे। बहुत शुक्रिया इमरान भट्टी, आपने वक्त दिया। और देखना ये कि मुशावरत कहाँ तक पहुँचती है, दोनों पार्टीज बैठ रही है, इजलास हो रहा है, और ये पावर शेयरिंग फार्मूला कितना कामयाब होता है या नहीं होता आने वाला वक्त ही बताएगा। में आगे बढ़ेंगे। इंटरनेट सार्फिन के लिए हमारे पास है बड़ी खबर। आइंदा साल सार्फिन तेज़ तरीन इंटरनेट से फ़ायदा उठा सकेंगे। कुछ अरसे से पाकिस्तान में सार्फिन को सुस्त रफ्तार इंटरनेट, व्हाट्सएप पर तस्वीर, वीडियोस डाउनलोड करने में दुश्वारी और वक्फे से राब्ते के मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, जिसके बाद मुल्क भर में इंटरनेट की रफ्तार बढ़ाने के लिए अहम पेशरफ्त अब सामने आई। जी बिल्कुल, और पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी इंटरनेट की रफ्तार बढ़ाने के लिए टू अफ्रीका केबल के साथ फिजिकली जुड़ रही है। इस हवाले से ये रिपोर्ट भी देखते हैं।
इंटरनेट स्पीड बढ़ेगी तो फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टा समेत डिजिटल मार्केट की रफ्तार में भी इजाफा होगा। मेटा और चाइना मोबाइल समेत आलमी कंपनीज का कंसोर्शियम 45,000 किलोमीटर तवील जेरे समंदर इंटरनेट केबल को ऑपरेट कर रहा है, जो इस वक्त कराची के साहिल तक पहुंच चुकी है। इस केबल को डिजिटल पाकिस्तान के लिए एक अहम संगे मील तस्वुर किया जा रहा है, जिससे इस्तेफादा करने के बाद मुल्क में इंटरनेट स्पीड 24 टेराबाइट्स तक पहुंच जाएगी, जो इससे कबल सिर्फ 8 टेराबाइट्स है। ट्रांसवर्ल्ड के तहत फ्रांसीसी कंपनी की जानिब से केबल तंसीब का काम जारी है। ट्रांसवर्ल्ड के चीफ टेक्निकल ऑफिसर आमिरुद्दीन का कहना है कि दुनिया में इंटरनेट की मांग में इजाफा हो रहा है और ये दुनिया की सबसे बड़ी केबल 33 ममालिक में नस्ब की जा रही है। दुनिया की सबसे बड़ी केबल होगी, 45,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा कवरेज करती है। ये 33 कंट्रीज़ को कवर करती है और 180 टेराबिट्स से ज़्यादा इसकी कैपेसिटी है। पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 24 टेराबिट के करीब कैपेसिटी ये लेकर आ रही है, विच इज़ अभी जो पाकिस्तान में टोटल कैपेसिटी है उससे ज़्यादा है ये कैपेसिटी। ये केबल 16 फाइबर जोड़ों पर मुश्तमिल है और 180 टेराबाइट्स तक स्पीड की सलाहियत के साथ डिजाइन की गई है, जिसका मकसद दुनिया भर में इंटरनेट और डेटा सर्विसेज की बढ़ती हुई मांग को पूरा करना है। ये रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की, इसी पर बात करते हैं। मैं ज्वाइन कर लिया IT एक्सपर्ट असबर अली ने। असबर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। अब हम देख रहे हैं पिछले 1-1.5 साल से ये जो इंटरनेट कनेक्टिविटी में बड़े मसाइल का पाकिस्तान को सामना करना पड़ा है और बहुत से फ्रीलांसर्स जो हैं उनको भी मसाइल दरपेश रहे हैं। आने वाले दिनों में 2025 में आप क्या प्रिडिक्ट कर रहे हैं और क्या लगता है आपको, क्या वो स्पीड हम हासिल कर पाएंगे इंटरनेट की जो कि पूरी दुनिया में इस वक्त चल रही है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच, और बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक आपने उठाया है। पर हम जहाँ बात कर रहे हैं नए केबल्स आने की और हम कहते हैं कि ये केबल्स आ गई हैं और अब इससे हमारी स्पीड बेहतर हो जाएगी, पर हम और आप जो सुबह शाम जो हमारी बेसिक नेसेसिटी है, बेसिक एप्लीकेशन है व्हाट्सएप, उसमें हमें फाइल डाउनलोड नहीं होती है, कोई मीडिया फाइल नहीं डाउनलोड होती है। इसकी वजह यह है कि हमारे फायरवॉल जो लगे हुए हैं वो अभी तक ऑपरेशनल नहीं हो सके हैं। जो भी गवर्नमेंट को चाहिए या जो भी डिपार्टमेंट्स के पीछे लगे हुए हैं जो इसको कंट्रोल करना चाह रहे हैं वो अभी तक उस तरह नहीं पहुंच सके हैं, जिसकी वजह से हमें कोई अच्छी स्पीड नहीं मिल सक रही है। क्योंकि हमें ये बात मद्देनजर रखने की जरूरत है कि आज हम एक केबल की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ एक केबल की बात है। इससे पहले ऑलरेडी 7 केबल जो है वो लगी हुई है, तो जब वो 7 नहीं कर सकी वो एक क्या करेंगी, तो डेफिनेटली जो है वो जब तक की सिक्योरिटी मेजर जो है वो कम होंगे या जो भी उनके टारगेट्स हैं वो पूरे नहीं होंगे, हम वो स्पीड अचीव नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से जो है वो हम जो क्लेम कर रहे हैं कि हमें कहा तो जा रहा है कि 8 टेराबाइट से ऑलरेडी लेकिन 24 तक पहुंच जाएगा, तो ऐसे कोई इम्कानात नहीं है? देखें, बिल्कुल सिस्टम में स्पीड है, पर हमें ये समझने की जरूरत है कि दरमियान में जो चीज आप तक पहुंचाती है स्पीड को, उसमें बहुत सारे फिल्टर्स इन्वॉल्व हैं फायरवॉल की शेप में। जिसे हम याद होगा आपको पिछले महीने VPN का बड़ा जो है वो शोर मचा था। तो बेसिकली ये वो चीजें हैं जिससे हमें तसल्ली दी जाती है कि हाँ जी ये वजह है जिसकी वजह से हो रहा है। अभी मैं सुन रहा था पिछले दिनों कि कैबिनेट सेक्रेटरी जो है वो ये कह रहे हैं कि आप इंटरनेट बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, इसलिए जो है ना इंटरनेट की लोड शेडिंग हो रही है और आप तक स्पीड नहीं पहुंच रही है। तो मुझे बताएं कि पिछले साल या पिछले कई सालों से जो हमने स्पीड दी है या जो हम इस्तेमाल कर रहे थे, इतना बुरा हाल तो नहीं था जितना आज है। तो बिल्कुल ये स्पीड का मसला नहीं है, ये इस टाइम हमारे सिस्टम का मसला है। जो हम सिक्योरिटी मेजर्स जो कर रही है, जो भी हमारे इंटरनेट को कंट्रोल करते हैं, उनका मसला है, ना कि हम कहें कि जी स्पीड जो है वो डेफिनेटली 3 गुना ज्यादा सिस्टम में आई है। पर ऑलरेडी जो हमें बेसिक स्पीड जो हमें पहले चल रही थी वो बेसिक स्पीड ही नहीं आ रही है। एक फाइल जो डाउनलोड करने के लिए आप VPN लगाते हैं, कनेक्शन चेंज करते हैं, फिर भी वो VPN डाउनलोड नहीं होता है, वो फाइल डाउनलोड नहीं होती है। तो फिर हम कैसे सपोज कर सकते हैं कि ये स्पीड आने के बाद जो है वो हमें जो है वो डिजायर्ड स्पीड मिल जाएगी जहाँ हमारे काम जो है वो हो सकेंगे? क्योंकि डेफिनेटली हम 5G की तरफ जा रहे हैं, सिस्टम की रिक्वायरमेंट है। ये सारी चीजें जो अभी सिस्टम में आ रही हैं ये 5G की कैपेबिलिटी को और बेहतर बनाएगी। पर अभी तक अगर मैं कहूँ तो फिर हम सारी चीजें जो आ रही हैं वो इंटरनेट को बेहतर बनाएंगी। बहुत शुक्रिया असबर साहब वक्त देने के लिए, और यकीनन एक अच्छा इकदाम तो किया जा रहा है और देखना यह कि जो सुस्त रवि का शिकार है इंटरनेट हमारा पाकिस्तान में वो बेहतर हो सके, क्योंकि बड़े आपके मामलात है, फ्रीलांसर्स को बहुत नुकसान हो रहा है, तो वो नुकसान से बचने के लिए इंटरनेट की स्पीड अच्छी होना बहुत जरूरी है। वैसे भी पूरी इकोनॉमी को डिजिटाइज किया जा रहा है, तो उस हवाले से इंटरनेट की जो अनइंटरप्टेड कनेक्टिविटी है उसकी जो तमाम तर सूरत हाल है उसको बेहतर करने और इमरान वो बातें भी सारी किल हो जाएंगी। कहा जा रहा था ना दुनिया चांद पे पहुंच के हमारे पास इंटरनेट ही नहीं है, और फाइनली लग रहा है कि अब इंटरनेट बेहतर हो जाएगा। खैर आगे बढ़ते हैं जी। एक और अहम मामला है दरख्त काटने पर पाबंदी के बावजूद आज़ाद कश्मीर में बड़े पैमाने पर दरख्तों की कटाई और स्मगलिंग की जा रही है। आज़ाद कश्मीर हुकूमत में शामिल लोग, मकामी बासर सियासतदान और महकमा जंगलात के आला अफसरान
टिम्बर माफिया के सरपरस्त बन गए हैं। हर साल करोड़ों रुपए के दरख्त चोरी काटकर स्मगल कर दिए जाते हैं। आजाद कश्मीर में टिम्बर माफिया दरख्तों को कैसे और कितना नुकसान पहुंचा रहा है, ये किससे जानते हैं इमरान? बिल्कुल, डॉक्यूमेंट्री हमने तैयार किया है, पहले आपको वो दिखाते हैं। आजाद कश्मीर की वादियां जो अपने कुदरती हुस्न से जन्नत नजीर कहलाती थीं, अब दरख्तों की कटाई की वजह से इसका हुस्न घना गया है। बुलंदो बाला और खूबसूरत पहाड़ जो पहले कई इकसाम के दरख्तों से ढके होते थे, अब मुसलसल कटाई और स्मगलिंग की वजह से उजड़े हुए हैं। वादी के 42% पर फैले जंगलात टिम्बर माफिया की वजह से 15 से 20% पर रह गए हैं। टिम्बर माफिया को बेनकाब करने के लिए सुनो न्यूज की टीम पहुंची आजाद कश्मीर के जिला मुजफ्फराबाद, नीलम और जेहलम वैली। सुनो न्यूज की टीम ने रात की तारीकी का फायदा उठाते हुए टिम्बर माफिया को लकड़ी स्मगल करने की कोशिश करते देखा तो छापा भी मारा। इसमें अहम बात ये कि कटी लकड़ी सरकारी गाड़ी में स्मगल की जा रही थी। एसपी हैं, चेयरमैन हैं, क्या है मतलब? पीडीएसपी साहब इनके पास जंगलात की चट है। पीडीएसपी साहब का जंगलात की चट है। ठीक है। हाँ, जंगलात ने इजाजत दी हुई है। जंगलात उनकी तरफ से जंगलात में ये दस वाला काट के ले आए। आप काट के कहाँ से? नहीं सर, काट के नहीं, ये जो टूटी हुई लकड़ ये लाते हैं। टूटी हुई लकड़ ला के लाए। ठीक है, उस तरह से चिट आप लोगों के पास है? हाँ, उनके पास है। जंगलात की कटाई के हवाले से आजाद कश्मीर में 1931 का कानून नाफिज है और जुर्माने और सजाएं भी तजवीज हैं, लेकिन इसके बावजूद ताकतवर टिम्बर माफिया दरख्तों का सफाया करते जा रहे हैं। अफसोसनाक पहलू ये है कि इस नेटवर्क में लकड़ी के कारोबार से जुड़े लोग, मकामी बाअसर शख्सियात, महकमा जंगलात के जिम्मेदारान और हुकूमती शख्सियात भी शामिल हैं। गुज़श्ता साल नैब ने गैर कानूनी लकड़ी की तरसील पर सेक्रेटरी जंगलात समेत कई अफसरों को हिरासत में लिया। इसके अलावा दर्जनों एहलकारों के खिलाफ इंक्वायरी भी हुई, लेकिन माफिया की सरपरस्ती के बायस अक्सर मुलाजमीन कार्रवाई से बच जाते हैं। हमने वादी नीलम समेत कश्मीर के बड़े हिस्से पर जंगलात का सफाया देखा है और ये काम इस कदर सफाई के साथ किया जाता है, ना तो टिम्बर माफिया पकड़ा जा रहा है और अगर पकड़ा जाता है तो इसको दूध में बाल की तरह निकाल लिया जाता है। आखिर इसके पीछे कौन है और ये धंधा कैसे चल रहा है, इसका जवाब हुकूमती जिम्मेदारों और महकमा जंगलात के अफसरान से लेते हैं। पहले तो मैं इस बात से मुतफिक नहीं हूँ कि यहाँ कोई बहुत बड़ा माफिया है और उस माफिया की वजह से यहाँ लकड़ी की को बहुत बड़ी कटिंग हो रही है और पिलफरेज हो रही है। इसमें ऑफ एंड ऑन शिकायत ज़रूर रहती हैं, शिकायत होती हैं जहाँ भी जंगल हो और जहाँ भी इस तरह के ओपन एसेट्स हों जंगल के, वहाँ शिकायत रहती हैं। लेकिन मैं इस बात से मुतफिक नहीं हूँ आपसे। लकड़ी के फ़रोख्त करने का और लकड़ी के तरसील का कवानीन मौजूद हैं जो न सिर्फ इस 47 के बाद बने हैं, बल्कि ये कवानीन डोगरा रजीम में भी ये कवानीन मौजूद थे। गुज़श्ता माह एक सरकारी गाड़ी हमने उसको भी पकड़ा है और एक पुलिस के अफसर की वो गाड़ी थी, सरकारी गाड़ी थी, हमने उसको भी पकड़ा है। सरकारी अफसरान के मुलव्वस से उनका ये कहना कि ऑर्गेनाइज मुलव्वस है, इक्का दुक्का वाक़यात हो सकते हैं। यहाँ तकरीबन 140 ऐसी रजिस्टर्ड वुड कंपनीज हैं जो लकड़ी कमर्शियल रेट पे गवर्नमेंट से ख़रीदती हैं और उसके बाद जो प्रोडक्ट है फिनिश प्रोडक्ट की सूरत में वो चीज़ें अपनी बेचती हैं। लेकिन उनके लिए भी एक पाबंदी है कि जो कमर्शियल वुड ख़रीदेगा इंडस्ट्री और जो कमर्शियल प्रोडक्ट बनाएगा वो एजेके से बाहर आप तरसील नहीं कर सकते हैं। बैन के बावजूद लोग काटते रहते हैं, ऐसा नहीं है। उसके लिए भी फॉरेस्ट का एक लाभ मौजूद है, उसको कंपनसेशन देनी पड़ती है, उसको जुर्माना देना पड़ता है और उसके ऊपर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, लकड़ी भी कन्फिस्केट हो जाती है। जितने मैंने गाड़ियाँ पकड़ी हैं और जितने हमने कार्रवाइयाँ की हैं, इतनी गुज़श्ता 10 सालों में नहीं हुई है। आदादो शुमार के मुताबिक आजाद कश्मीर में सबसे ज्यादा लकड़ी वादी नीलम के इलाके शादरा, किरन और लीपा से स्मगल होती है। नीलम से मुजफ्फराबाद तक 3 चेक पोस्ट कायम हैं, जिसकी वजह से टिम्बर माफिया ये रूट कम इस्तेमाल करता है, जबकि गर्मियों में नूरी टॉप से लकड़ी स्मगल होती है।
भाई की शादी है, अपनी ज़मीन से हम ये दरवे की लकड़ काट रहे हैं। ये घर में हमारी ज़मीन है, साथ है, हमारी शादी है, हमारे घर का मामले, हम काट सकते हैं। 2016 में यहाँ आई है लकड़, यह देवदार की लकड़ है। ठेकेदार ने आगे 2-3 पार्टियों पे फरोख्त की है, वो 2-3 बार इधर आए हैं तो आगे लकड़ वगैरह चेक करके चले जाते हैं। महकमा जंगलात ने, ठेकेदार ने पैसा खा के बस अभी ये इधर ही गल छट रही है। ये देवदार की कीमती लकड़ है, ये अरबों खरबों की लकड़ है, पड़ी हुई है। इस तरह के 2-3-4 पॉइंट आगे और भी हैं, जहाँ पे आप आगे जाएंगे आपको आगे नज़र आएगा। DFO नीलम के मुताबिक आज़ाद कश्मीर से स्मगलिंग को रोकने के लिए कवानीन को मौजूदा सूरत हाल से हम आहंग बनाना होगा। लकड़ी काटना जुर्म है, लेकिन उस जुर्म की सज़ा जो है वो कैद या गोली मारना नहीं है। जो जब लकड़ी कटती है तो उस लोगों को या तो जुर्माना होता है या उनके खिलाफ FIR होती है, या हमारी अपनी जो FR कहते हैं 6 FR के तहत हम कार्रवाई करते हैं, जिसमें हम उनसे कंपनसेशन वसूल करते हैं, या उनकी जो प्रोडक्ट जो उन्होंने काटी है उसको ज़ब्त करते हैं, या जिस गाड़ी पर लेके जा रहे हो उस गाड़ी को ज़ब्त करते हैं, और अल्टीमेटली उसको जुर्माना करके ही उसको गाड़ी को बगदार किया जाता है और लकड़ी का हम नीलाम करते हैं। मेटल रोड जो है वो 2 जगह से मेटल रोड हैं और बाकी जो है पासेस हैं, और पासेस पे चेक रखना खासा मुश्किल काम है। इंडिविजुअल हैं वहाँ पे, हमारे माशरे के अंदर हैं, शायद मेरे जानने वाले भी हों, मतलब हमारे माशरे में इन्फ्यूज़ किया हुआ है। जो भी बंदा नीलम वैली के बाहर से ट्रांसफ़र होकर वहाँ पर ड्यूटी सर अंजाम देता है, उसकी ख्वाहिश होती है कि मैं वहाँ से देवदार का फर्नीचर या देवदार की कोई चीज़ लेके अपने घर आऊँ। हमारा स्टाफ जो है वो मेजॉरिटी उसमें से कुछ तो सियासी बेस से भर्ती हुए हैं, कुछ जो हैं वो शायद मौजूदा दौर के तकाज़ों के मुताबिक अपनी ड्यूटी सर अंजाम नहीं दे पा रहे, या मौजूदा दौर के तकाज़ों को समझने में नाकाम हैं। प्रेशराइज हम होते हैं, हमें प्रेशराइज किया जाता है। बाद MLAs जो हैं वो करते हैं, जो मकामी कम्युनिटी होती है जब वो फारस में जाती है उसके खिलाफ हम कार्रवाई करते हैं, वो उस पर प्रेशराइज किया जाता है। गाड़ियों वाले मामले में कोई प्रेशराइज नहीं करता। आप इंडिविजुअल के काम को अफसरान नहीं कह सकती। हाँ, लैप्सेस हो सकते हैं, लैप्सेस हर लेवल पे हैं। लैप्सेस शायद मेरे लेवल पे भी हों, मुझसे ऊपर भी हों, मुझसे नीचे भी हों। बाज़ जगहों पे लैप्सेस होते हैं, बाज़ जगहों पे गफलत होती है, बाज़ जगहों पे लालच भी होती है। हमने 6 गाड़ियाँ यहाँ से पकड़ी हैं। पिछले दिन एक ट्रक, एक कार, एक सुजुकी, एक कैरी टाटा, एक पुलिस की गाड़ी थी, DSP साहब की गाड़ी थी जो आपने पकड़ी है पिछले दिनों। यहाँ पर टेक चेक पोस्ट पर पकड़ूँगी, 10 स्लीपर उसमें थे। जहाँ से पकड़ते हैं वो भेज देते हैं, हम UT डिवीजन ले जाते हैं। वो UT में खड़ी हैं वो गाड़ियाँ, आज भी आप देख सकते हैं उधर खड़ी हैं, ट्रक भी खड़े हैं, वहाँ दूसरी गाड़ियाँ वहाँ खड़ी हैं। माफिया तो बहुत है, इस बारे में हम क्या कहेंगे, ये तो मुश्किल बात है। बाहर से कोई लोग करते हैं जो काम करते हैं, इधर के मकामी लोग नहीं हैं। मुख्तलिफ रोड हैं इधर, एक ये रोड नहीं है, यहाँ से लिंकें जाती हैं मेन रोड से, वो बहुत काम करते हैं, लिंकों से वो बहुत ज़्यादा करते हैं। फॉरेस्ट गार्ड और छापामार टीमों के एहलकारों का कहना है कि कीमती लकड़ी जब्त करने पर माफिया की जानिब से संगीन नताइज की धमकियां भी दी जाती हैं। डराते धमकाते भी हैं, बड़ी मुश्किल रिक्स है ये, बड़ा मुश्किल से हमें उनको कैप्चर करना पड़ता है। तो ऐसे वक्त भी आता है कि हम इंतज़ामिया पुलिस से मदद भी हासिल करते हैं और अपना स्टाफ भी हमारे साथ होता है, तो फिर उससे फौरी तौर पर हम कैप्चर कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। सरकारी गाड़ियाँ भी पिछली बार तो ऐसा हुआ था कि कुछ गाड़ियाँ सरकारी भी चेक पोस्टों वालों ने कोई आगे से कोई पकड़ी, मगर पुलिस की कोई ऐसी गाड़ियाँ मिली हैं। हर एक के ऊपर एक सियासी मिनिस्टर MP MNA खड़ा है और उन्हीं की वजह से ये अगर वो कर दें, ये मैं एक इजाफा करता चलूँ कि दुनिया के फॉरेस्ट्री में ये कानून ही नहीं है कि आप जंगलों में वुड इंडस्ट्री रजिस्टर करें। जंगलों में कोई वुड इंडस्ट्री रजिस्टर हो ही नहीं सकती, ये बनता ही नहीं है। दरख्त हमारी ज़िंदगी है और चंद पैसों के लिए इनकी कटाई माहौलियाती तबाही ला रही है। बदकिस्मती से जो लोग जंगलात की हिफाजत के लिए तैनात हैं वो खुद आलाकार बने हुए हैं। अगर हुकूमत चाहे तो टिम्बर माफिया को लगाम डालना कोई मुश्किल काम नहीं। कैमरामैन हैदर अली और साथी प्रोड्यूसर एहतशाम के साथ सुमेरा राजा, सुनो न्यूज़, आज़ाद कश्मीर। ये स्पेशल रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की और देखा कि करोड़ों रुपए के दरख्त जो हैं चोरी हो रहे हैं, जिस पर कानून नाफिज करने वाले इदारे खामोश हैं। प्रोग्राम में यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, वापस आएंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं और ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपको एक खुसूसी डॉक्यूमेंट्री दिखाई थी सुमेरा राजा की, और यकीनन आपने वो देखी होगी और ये भी देखा होगा किस तरह से टिम्बर माफिया वहाँ पर ऑपरेट कर रहा है, किस तरह से लकड़ी को चोरी किया जा रहा है, किस तरह से के दरख्त जो चोरी बिल्कुल गैर कानूनी तौर पर ये दरख्तों को काटा जा रहा है। इन्हीं मामलों पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर लिया इस वक्त वज़ीर जंगलात आज़ाद कश्मीर अकमल हुसैन साहब ने। अकमल साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। इसके साथ साथ नुमाइंदा इन्वेस्टिगेशन सेल सुनो न्यूज़ सुमेरा राजा ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। सुमेरा, आपको वेलकम करेंगे। अकमल साहब, ये जो सूरत हाल हमने देखी है ये तो बड़ी गंभीर सूरत हाल है और दरख्तों की कटाई इस तरह से हो रही है, गैर कानूनी तरीके से लोग इन सरगर्मियों में मुलव्वस हैं। तो ये बताइए
अब आपकी वजारत जो है इनके खिलाफ क्या एक्शन ले रही है, इनको रोकने में अभी तक क्यों नहीं कामयाबी मिल सकी? मेहरबानी, शुक्रिया जी आपका, आपने मुझे ऑनियर लिया। गुजारिश ये है कि ये डॉक्यूमेंट्री आपकी मैं नहीं देख सका कि इसमें क्या डॉक्यूमेंट्री बनाई गई थी, लेकिन मैं इस हवाले से आपको ये कहना चाहता हूँ कि तकरीबन जो आज़ाद कश्मीर का हमारी जो रियासत है, इसके अंदर हमने तकरीबन पिछले 20-22 माह से तो वुड कटिंग पे मुकम्मल तौर पे पाबंदी लगाई हुई थी कि किसी किस्म की ग्रीन कटिंग जो है वो मकामी लोगों को उस पर पहले भी पाबंदी थे, लेकिन इस पर सख्ती से हमने अमल दरामद करवाया है। और जो आप ये कह रहे हैं कि एक सोशल मीडिया पे या कि डॉक्यूमेंट्री में आपको मुख्तलिफ फुटेज और वीडियोस दिखाई गई हैं, ये आए दिन हमारी स्टेट के अंदर, रियासत के अंदर जो है वो मुख्तलिफ सोशल मीडिया एंगल से ये हमें भी केसेस रिपोर्ट होते हैं। इन केसेस के हवाले से मैं ये आपको कहना चाहता हूँ कि ये तकरीबन जो केसेस हैं, ये तकरीबन 70-80% केसेस जो हैं वो तकरीबन फेक रिपोर्ट होते हैं। उसकी वजह ये है कि ये कोई वीडियोस, कोई पिक्चर जो हैं वो लास्ट 5 ईयर की है, कोई 6 ईयर्स की है, या अगर कोई कटिंग है भी तो वो लोगों की प्राइवेट फॉरेस्ट जो है, जो उनकी जाती मलकियत है। लेकिन अकमल साहब, ऐसी वीडियोस भी हैं जहां लकड़ी चोरी की जा रही है। मकामी लोगों का भी कहना है कि महकमे के लोग भी मुलव्वस हैं, उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? जी मैडम, वो जो आप कह रहे हैं कि इलीगल स्मगलिंग के हवाले से, मैं आपको रिकॉर्ड केसेस जो हमने जो स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाई की है, 100% केसेस जो हैं हमने FIR रजिस्टर्ड कराई हैं। 100% गाड़ियां जो हैं वो पिछले 3 से 4 साल के अरसा के दौरान जो है हमने जब्त की हैं। और जो इलीगल स्मगलिंग करते हैं और लकड़ी की गैर कानूनी स्मगलिंग है, उसकी रोकथाम के लिए हमने वसी पैमाने पर, मेरे ख्याल में तारीख के अंदर जो है, जो अरसा पिछले 4 साल से 3.5 साल से जो कार्रवाइयाँ हुई हैं, कभी इस किस्म की कार्रवाइयाँ देखने में नहीं मिली। और जो मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई के हवाले से आप बात कर रही हैं, मुलाजमीन की मैंने आपको जो है वो बजरिया डॉक्यूमेंट आपको मैं ये बता सकता हूँ कि कितने फॉरेस्टर जो है, हमारे ब्लॉक अफसर, रेंज अफसर और DFOs के खिलाफ हमने इस हवाले से जो है वो अपना तहत ज़ाब्ता जो है उनके खिलाफ कार्रवाई की है। और महकमा जंगलात जो है वो अपनी जिम्मेदारियों से है वो बखूबी आगाह है, और किसी किस्म का जो है वो ग्रीन दरख्त की कटिंग पे जो है वो गैर कानूनी अमल की सपोर्ट से जो है वो करने की किसी को इजाज़त नहीं दी जा सकती। ठीक है अकमल साहब, आप हमारे साथ रहिए। सुमेरा, आपने भी गुफ्तगू सुनी है वज़ीर साहब की, तो अकमल साहब तो ये कह रहे हैं कि हमने तो बहुत सख्ती की हुई है, किसी को गैर कानूनी काम करने की इजाज़त ही नहीं है, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्री सुन इन्वेस्टिगेशन सेल ने इस वक्त अपने नाज़रीन को दिखाई है और आपने वो डॉक्यूमेंट्री बनाई भी है, तो आपने इससे मुख्तलिफ सूरत हाल देखी वहाँ पे क्या? देखिए, मुजफ्फराबाद से नीलम के दरमियान में 3 चेक पोस्ट आती हैं और वहाँ उन चेक पोस्ट पे फॉरेस्ट जो ऑफिसर्स हैं या गार्ड्स हैं, उनके साथ साथ पुलिस भी वहाँ पे शामिल है। तो वो वहाँ पे चेक एंड बैलेंस रखा जाता है, लेकिन उसके बावजूद ये स्मगलिंग हो रही है। हमने ये खुद अपनी आंखों से देखा है। और जहाँ तक इनका ये कहना था कि ये वीडियोज़ फेक हैं और सोशल मीडिया की हैं, तो मैं इनकी बात से डिनाई करती हूँ। ये सुनो न्यूज़ की टीम वहाँ पर गई है, उसने विजिट किया है और ये सुनो न्यूज़ की टीम ने खुद ये फुटेजेस बनाई हैं। हमने वहाँ पर देखा है कि जगह जगह लकड़ी काटी हुई है, और वहाँ पे सिर्फ अब की या 8 महीने की या 12 महीने की नहीं काटी हुई, जबकि 18 महीने से वहाँ पे लकड़ी काटने पे पाबंदी थी। उसके बावजूद भी स्मगलिंग हो रही है। और वहाँ पे हमने जगह जगह, और एक ऐसी जगह थी मार्बल चेक पोस्ट से आगे के, वहाँ पे 2016 की दियार की अरबों रुपए की जो लकड़ी है वो सड़क के किनारे पे रखी हुई है और वहाँ पे ख़राब हो रही है। अगर वहाँ पे उसकी मालियत करोड़ों में है और वो अगर दूसरे शहरों में मुंतकिल की जाए या भेजी जाए तो वो अरबों रुपए की है। इसी तरह हम जब उससे आगे गए तो वहाँ पे भी हमें जगह जगह जो लकड़ी है वो कटी हुई दिखी गई है। तो ये नहीं कह सकते कि वहाँ पे माफिया नहीं है, वहाँ पे माफिया बिल्कुल वहाँ पे मौजूद है। लेकिन चूंकि वक्त के तकाज़ों को देखते हुए, जैसे कि पहले ऐसा होता था कि पूरे जो दरख्त हैं वो ट्रकों में डालकर और उसको स्मगल किया जाता था। लेकिन वहाँ पे जो वहाँ के फॉरेस्ट ऑफिसर्स हैं और महकमा जंगलात के गार्ड्स हैं, उनसे जब हमारी बात हुई है तो उनका ये कहना है कि यहाँ पे टूरिस्ट पे पाबंदी है उनकी गाड़ियों को चेकिंग करने के लिए। तो उनका ये भी कहना है कि जो यहाँ के मकामी लोग हैं वो टूरिस्ट की गाड़ियाँ चलाते हैं और वो एज अ टूरिस्ट को यहाँ पे लेके आते हैं और वापसी पे जो लकड़ी है उसके स्लैब्स छोटे छोटे पीसेस करके गाड़ियों में रख के और वहाँ से स्मगल करते हैं। तो ये भी दूसरी वजह है। सुमेरा, सारी सूरत हाल आपने अपनी आंखों से देखी है, मकामी लोगों ने भी बताया है और आपने जैसे कि बताया कि 3 चेक पोस्टें हैं, निगरानी भी बहुत है। निगरानी के बावजूद भी ये स्मगलिंग का रास्ता फिर कैसे अख्तियार करते हैं, कहाँ से स्मगल हो जाती हैं ये दरख्त और लकड़ियाँ?
اچھا نیلم، چونکہ یہ دو مین راستے ہیں کوہالا اور برار کوٹ، یہ وہ مرکزی اور سینٹرل پوائنٹ ہے جہاں جو یہ چیک پوسٹ سے گزر کے پھر یہاں سے آگے اسلام آباد کی طرف رخ کرتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ نیلم کے سائڈ اگر دیکھا جائے تو وہاں پہ ایک کچا ٹریک ہے جو نوری ٹاپ کو جاتا ہے، اور نوری ٹاپ سے پہلے ایک چیک پوسٹ آتی ہے، اور اس چیک پوسٹ اور نوری ٹاپ کے درمیان 25 سے 30 کلومیٹر کا راستہ ہے، اور وہ سارا کچا ٹریک ہے، اور وہ پورا کا پورا جنگل ہے وہاں پہ. تو وہاں کے جب ہمارے نیلم کے ڈی ایف او سے جب بات ہوئی تو ان کا یہ بتانا تھا کہ وہ کچا راستہ ہے، وہ جنگل کا راستہ ہے، اور وہاں پہ پہنچنا یا اس کی چیک اینڈ بیلنس رکھنا مشکل ہے. اسی کے وہ جب نوری ٹاپ ہے اسی کے دوسری سائڈ پہ KPK کا کاغان کا علاقہ لگتا ہے، اور وہاں پہ ووڈ کی بہت بڑی مارکیٹ ہے. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہاں سے لکڑیاں کاٹ کے وہاں پہ بھی اسمگل ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا سمیرا راجہ. ہمارے ساتھ موجود تھی اکمل حسین صاحب جو کہ وزیر جنگلات کشمیر ہیں، انہوں نے بھی بات کی. تو یہ معاملہ بڑا سنگین ہے، اور اس میں وزیر صاحب کا ایک دعویٰ ہے کہ ہم بہت سختی کر رہے ہیں، ہم نے جرمانے کیے، ہم نے سزائیں دی ہیں، اور کسی کو بھی اجازت نہیں ہے. لیکن جو گراؤنڈ ریالٹی ہے اور جو سنو انویسٹیگیشن سیل نے خصوصی ڈاکومنٹری تیار کیا ہے وہ اس کے بالکل اور عمران، جیسے کہ ہم کہتے ہیں اس پروگرام کا مقصد بھی یہی ہے کہ جتنے بھی غیر قانونی کام ہو رہے ہیں ان کے حوالے سے آواز اٹھانا، ایوان بالا تک پہنچانا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس پہ ایکشن لیا جائے. وزیر جنگلات تو کچھ اور کہہ رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں امید ہے کہ کوئی نہ کوئی ایکشن لیا جائے گا. اس کی فالو اپ سٹوریز کے ساتھ بھی ہم دوبارہ آئیں گے، لیکن فی الحال یہاں پر وقت ایک بریک. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. بلدیہ اوکاڑا کے ملازمین تنخواہوں سے محروم ہونے سے ان کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے ہیں. بلدیہ اوکاڑا کے ملازمین نے حکومت کی جانب سے 3 ماہ کی تنخواہیں روکنے کے خلاف اوکاڑا پریس کلب کے باہر سرکاری مشینری کھڑی کر کے احتجاجی مظاہرہ کیا. ان کے کیا مطالبات ہیں جانیں گے اپنے نمائندے سلمان چودھری سے. جی سلمان، آگاہ کیجیے گا. جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں اوکاڑا پریس کلب کے باہر. بلدیہ کی جانب سے یہاں پر ملازمین اکٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے دھرنا دیا ہے. ملازمین ہیں ان کو 3 سے 4 ماہ کی تنخواہیں نہیں ملی، پینشنز بھی بند ہیں، جس کی وجہ سے انہوں نے یہ دھرنا دیا ہے. اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں بلدیہ کے ملازمین، ان سے جانتے ہیں کہ ان کا کیا مطالبہ ہے اور یہ دھرنا کب تک جاری رہے گا. ہم نا 4 ماہ سے 3 ماہ سے ہمیں نہ پینشن ملی نہ سیلری ملی. ہمارے گھروں میں بالکل پھاکے ہیں. آٹا تو دور کی بات، ہمیں ایک پیناڈول بھی نہیں لے سکتے. آپ کے سامنے ہمارے حالات ہیں، ہم بالکل بہت بے بس ہیں. 4 ماہ ہمیں سیلری نہیں مل رہی، 3 ماہ سے ہمیں پینشنیں نہیں مل رہی. ان کا یہی مطالبہ ہے کہ فی الوقت حکومت کی جانب سے ان کو تنخواہیں جاری کی جائیں، اور ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر یہ تنخواہیں نہیں دیں گے، اگر یہ معاملات نہیں حل ہوتے تو یہ دھرنا تاحتم کا بڑھایا بھی جا سکتا ہے. اور ساتھ ساتھ اس کا ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ روڈ بلاک کیے ہیں، یہ مزید بڑھ کر ضلع اوکاڑا کو بھی بند کر دیں گے. جی بہت شکریہ آپ کا سلمان. ہمیں آگاہ کر رہے تھے. اور اتنے زیادہ ملازمین ہیں جن کو 3 یا 4 مہینوں سے سیلریز نہیں ملی، اور یہاں پر اگر کسی کو 1 مہینے کی سیلری نہ ملے تو ان کے لیے گھر چلانا مشکل ہو جاتا ہے. بہرحال ان کا مسئلہ بھی حل ہونا چاہیے. پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.